देवेश ने अपने आप को छुड़ाने के लिए इतनी जोर से अपने हाथ पैर चलाए कि पूरी झील में लहरें उड़ गई और साथ ही साथ रेत और कंकड़ पत्थर उसके मुंह में घुस गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। बस उसके हाथ पैर जोड़ने के तरीके को देखकर लग रहा था कि वह माफी की भीख मांग रहा था। निकल जाओ यहां से। पुष्कर ने उसके सिर से अपना पैर हटा लिया और गुस्से से चिल्लाया। देवेश इतना डर गया था कि उसने वहां एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने वहां से भागते भागते ही 2 बार उल्टी कर दी थी। मेरे सामने इस तरह की बातें करने की इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? पुष्कर ने देवेश को विला से भागते हुए देखा और फिर मुड़कर सीधे अंदर चला गया। देवेश पुष्कर के विला से भागते भागते बहुत दूर जब पहुंच गया तो वहां उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। उसके मुंह से 2 टूटे हुए दांत निकल पड़े और वह एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हो गया। देवेश को आज पुष्कर के हाथों जो मार पड़ी थी, इससे ज्यादा बुरी मार उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। इतनी दूर भागने तक भी उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। अभी जब वो विला से इतना दूर आ गया था तो दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा। उसने मुड़कर विला के गेट की तरफ देखा तो उसे पुष्कर नहीं देखा, जिससे उसने एक राहत की सांस ली। मुझे इस तरह पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी देखो मैं क्या करता हूं। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना, पर तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ट्रक से कुचले जाने पर तो तुम मर ही जाओगे या फिर बम के धमाके में तो बिल्कुल भी नहीं बच सकोगे। देवेश ने मन में सोचा। इस वक्त देवेश के चेहरे पर एक बहुत ही खूंखार लुक था। उसने सोचा था कि पुष्कर को इंप्रेस करने के लिए 1 साल के इतने पैसे काफी होंगे। हाँ, माना कि वह बहुत ताकतवर आदमी था, लेकिन था तो वह एक स्टूडेंट ही। लेकिन देवेश ने यह उम्मीद ही नहीं की थी कि पुष्कर इतना बड़ा अमाउंट सुनकर भी मना कर देगा। उसे ये 3 थप्पड़ और जमीन पर उसका चेहरा रगड़ा जाना जिंदगी भर याद रहने वाला था। अब उसके सिर पर बदला लेने की धुन सवार हो गई थी। ओ साला जानवर, उसने मेरी बहन को भी मना कर दिया। उसे पता भी है कि कितने लोग हैं जो मेरी बहन के साथ सोना चाहते हैं, उसके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन ये हरामी मेरे सामने साधु संत होने का ढोंग कर रहा था। कम वक्त, या तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं और या फिर एक ही झटके में तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा, जिससे तू कभी उबर नहीं पाएगा। बस अब देख, तू देख। देवेश काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। देवेश के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। उसने अपने मुंह से खून थूका और लंगड़ाते हुए चला गया। पुष्कर को नहीं पता था कि देवेश क्या सोच रहा था, ना ही पुष्कर के पास इतना समय था। अगर देवेश पुष्कर के साथ दोबारा ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली उसका अंत बुरा होने वाला था। विला के अंदर आने के बाद पुष्कर सबसे पहले अपने लगाए गए पौधों को देखने के लिए गया। जब उसने देखा कि लकड़ी के टुकड़े में से 1 मीटर लंबी एक टहनी निकल आई है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अगर मैं इसी तरह स्पिरिट गैदरिंग एरे और ग्रीनवुड रिजुवेनेशन का इस्तेमाल इस लकड़ी के टुकड़े पर करता रहा तो ये धीरे धीरे स्पिरिट नरिशिंग ट्री में बदल जाएगा। स्वर्ग में ये काम तो स्पिरिट प्लांटर का होता था। ओह, जी मैं क्या सोच रहा हूं। अचानक मुझे ये क्यों याद आने लगता है कि जैसे कि मैं सब कुछ पहले भी कर चुका हूं। पुष्कर अचानक ही कुछ याद करते हुए सोचने लगा था। पुष्कर ने अचानक देखा कि वो अपनी पिछली जिंदगी में छोटे छोटे पंछी और मछलियों को पकड़कर उनकी फिजिक को मॉडिफाई कर देता था। कई बार कमजोर से दिखने वाले छोटे जानवर उसके हाथ से निकलने के बाद बहुत ही ताकतवर और खूंखार स्पिरिचुअल बीस्ट बन जाते थे। इसीलिए इस छोटे से स्पिरिचुअल ट्री को बड़ा करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लोग तो धरती पर जिनसिंग को भी बहुत बढ़िया टॉनिक मानते हैं। जब वह इस पेड़ से उगने वाली पत्तियों को देखेंगे तो वह क्या सोचेंगे, उसने सोचा। पुष्कर उस पेड़ की फिजिक को मॉडिफाई करने के लिए उस पर डायरेक्ट मैजिकल फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा था, जिसे उसने पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो इस पेड़ को इस हद तक अपग्रेड कर देना चाहता था कि उससे निकली हुई हर पत्ती का असर किसी भी मैजिकल इफेक्ट को टक्कर दे सके। इस तरह का मैजिक जो पूरे स्वर्ग और धरती को काबू कर सकता था, बहुत कठिन था। पुष्कर ने घास को तेजी से उगाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था। पुष्कर ने खून से भरा हुआ मंत्र स्पिरिट नर्सरी पर इस्तेमाल किया, जिससे वह एक ही पल में पूरी तरह से डेवलप हो गया। उस पेड़ की जड़ सीधे धरती की गहराइयों में चली गई और पूरा पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। इससे अचानक पेड़ की टहनियों और पत्तियों के बढ़ने की जोरदार आवाज आई। पुष्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की को देखने की बजाय तुम इस पेड़ के आगे नाच रहे हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग आदमी हो। तभी शामली की आवाज आई। शामली चप्पल पहनकर चलते हुए विला से बाहर आ गई। उसने शॉर्ट पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरत लंबी टांगे दिख रही थी और वह धीरे धीरे चलते हुए हरी घास के ऊपर आ गई। क्या बताओ, पुष्कर ने जोर से कहा
और फिर उसने एक दो मैजिक ट्रिक्स और इस्तेमाल की और आखिर में उसे सक्सेस मिल गई। उसने अपना पसीना पोंछा और एक एक कदम चलते हुए शामली के पास आ गया। शामली की गोरी और लंबी टांगे इस वक्त बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। शामली ने पुष्कर से कहा, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से इस पेड़ के आसपास बहुत समय बिताते हो। इसकी पत्तियां डांस करती हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ खास है क्या? तभी पुष्कर ने देखा कि स्पिरिचुअल ट्री अब 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। उसने धीरे से कहा, तुम अब से इसका ध्यान रखना। इसके बाद उसने अपना पैर जोर से जमीन पर रखा और अपने मुंह से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाया, स्पिरिचुअल ट्री अब अपनी पत्तियां फैलाते हुए तेजी से बढ़ेगा। उनके ठीक सामने स्पिरिचुअल ट्री तेजी से बढ़ने लगा, जैसे आंखों से देखा जा सकता था। पलक झपकते हुए बढ़कर 5 से 6 मीटर लंबा हो चुका था। इसकी पत्तियां लगभग ट्रांसपेरेंट थी और बहुत घनी थी। स्पिरिट गैदरिंग एरे की मदद से स्पिरिट नर्चरिंग ट्री तुरंत एक घनी धुंध में गिर गया और चमकने लगा। एक स्पिरिचुअल एनर्जी की धारा तेजी से उनके चेहरे की तरफ गई और चारों तरफ घूमने लगी। ओह माय गॉड, क्या मैं चमकने लगी हूँ? शामली की आंखें फैल गईं। ये पेड़ एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया? शामली ने पूछा। कैसा लग रहा है? पुष्कर ने उसे देखा और कुछ समझाने की कोशिश की। वाह, ये कितना बड़ा हो गया है? शामली ने पेड़ को देखते हुए कहा। पुष्कर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में कुछ सोचा है? चलो इस बारे में ही बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। एक काम करते हैं, हम लोग किसी रेगिस्तान में जाते हैं और वहां पर इसके बहुत सारे बीज फैला देंगे। फिर तुम इस पर अपना जादुई चमत्कार दिखाना और सारे पेड़ तेजी से ग्रो कर जाएंगे। तुम्हें पता भी है कि किसी रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए सरकार हमें कितने पैसे देगी। फिर उसके बाद हम अलग अलग प्रॉपर्टीज में पेड़ पौधे लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं और हमें पौधे खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम पूरी दुनिया में पेड़ लगाने के बेताज बादशाह बन जाएंगे। शामली की आंखें चमक उठी, मानो कि उसने बहुत सारा पैसा अपनी ओर आते हुए देख लिया हो। लेकिन तभी उसने देखा कि पुष्कर का चेहरा ये बात सुनकर बिगड़ चुका था और वह उसके सीने की तरफ देख रहा था। ये देखते ही शामली ने अपना भरा पूरा शरीर एकदम सीधा कर लिया और गर्व के साथ पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने इतनी सेक्सी लड़की पहले कभी नहीं देखी? सेक्सी का तो पता नहीं, लेकिन मैंने बिना दिमाग की लड़की आज तक पहले कभी नहीं देखी थी, पुष्कर ने कहा। पुष्कर शामली से इस तरह के टॉपिक पर कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। उसे यह देखकर हैरानी होती थी कि शामली को बचपन से ही एक प्रोफेशनल किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा था। है? तुम्हारा क्या मतलब है? आर यू सेइंग दैट आई हैव बिग ब्रेस्ट एंड नो ब्रेन? पुष्कर को उसकी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना था और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर प्रभाकर महेंद्रू के फोन नंबर पर कॉल लगा दिया। सामने से भी फोन तुरंत पिक कर लिया गया और पुष्कर ने कहा, मिस्टर महेंद्र, क्या आप कल शाम को 6 बजे फ्री हो? ठीक है, तो कुछ भरोसे के लोगों को लेकर आप कल विला पर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। जब मिस्टर प्रभाकर महेंद्रू ने सुना कि पुष्कर ने कहा है कि एक खास बात डिस्कस करनी है, इसका मतलब था कि वह बात जरूर बहुत खास होगी। वह यह भी जानता था कि इस तरह की बातों को फोन पर डिस्कस करना ठीक नहीं होता, इसलिए उसने तुरंत कहा, ओके, हम लोग कल शाम टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब हम मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। बाय द वे, आप सभी को एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आना है, पुष्कर ने कहा और फोन काट दिया। शामली ये सब सुनकर बिल्कुल डर गई थी और बोली, क्या तुम और लोगों को भी यहाँ रहने के लिए बुला रहे हो या सिर्फ महेंद्रू परिवार को? पुष्कर, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मैं तुम्हें हर वक्त सेड्यूस करने के चक्कर में रहती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, पिछली बार मैंने मिसेस महेंद्रू का कत्ल करने की कोशिश की थी, पुष्कर ने कहा। पिछली बार जब तुम आई थी तो तुमने अपना भेष एक सेक्रेटरी के रूप में बदला हुआ था, और वैसे भी ये मेडिसिन बात लेने के बाद तुम पूरी तरह से बदलने वाली हो, फिर कौन तुम्हें पहचानेगा? ऐसा जरूरी भी नहीं है। इस पूरे जागीर शहर में केवल कुछ ही लड़कियां हैं जिनकी टांगे मेरी जितनी लंबी हैं, शामली ने कहा। पुष्कर ने उसे देखा और सीधे मेडिसिन बात लेने के लिए भेज दिया और खुद स्टडी रूम में चला गया, जहां वह शामली के लिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मेथड्स के स्टेप्स लिखने लगा। उसका शरीर बहुत स्पेशल है और उसमें किलर इंस्टिंक्ट है, जिसके लिए उसे बचपन से ही ट्रेन किया गया है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए गॉड स्लॉटर टेक्निक बेस्ट रहेगी। हालांकि मेंटल मेथड को सीखने वाले का ज्यादातर अच्छा नहीं होता है, पता नहीं वैसे सरवाइव कर पाएगी या नहीं। पुष्कर यही सब सोच रहा था, लेकिन फिर पुष्कर ने अपना सिर जोर से हिलाया और सोचा,
शामली कोई बेवकूफ लड़की नहीं है। ऑब्वियसली शामली को मालूम है कि किस चीज को मजाक में लेना है और किस चीज को सीरियसली। अगर वह इस चीज को मजाक में ले रही होती तो मेडिसिन बात लेने से पहले वो जरूर पुष्कर के साथ कुछ ना कुछ मजाक करती। लेकिन जैसे वो मेडिसिन बात लेकर बाहर निकली तो उसका पूरा शरीर एकदम लाल हो गया था। मैं तुम्हें मेंटल मेथड भले ही सिखाने वाला हूं, लेकिन तुम्हें खुद ही से मास्टर करना होगा। इसका सबसे पहला स्टेप है तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को खोलना। पुष्कर ने शामली से कहा। सारी रात पुष्कर ने शामली के लिए कल्टीवेशन के दरवाजे एक एक कर खोल दिए थे। हर कल्टीवेशन टेक्निक और हर शब्द शामली के लिए बिल्कुल अनफैमिलियर थे और उसे हर चीज को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह पुष्कर ने उसे अपने आप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए कहा और वह खुद कॉलेज चला गया। जैसे वह कॉलेज के गेट के पास पहुंचा उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। इतने सारे लोग एक साथ कानों में ईयर प्लग लगाकर क्यों घूम रहे थे? जैसे वह गार्ड रूम के बगल से गुजरा उसने अंदर से गाना बजते हुए सुना और वह सारी बात समझ गया। गार्ड रूम के अंदर एक जाना पहचाना गाना बज रहा था। गाने की धुन, लिरिक्स और फीमेल सिंगर की आवाज सब कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये गाना था 300 वीक वाटर और फीमेल सिंगर जो इसे गा रही थी वो थी मेघा। पुष्कर क्या करने वाला था उन पत्तियों का? क्या वो प्रभाकर के साथ मिलकर अपना गैंग बनाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुष्कर, क्या तुमने 3000 वीक वाटर्स गाना सुना है? वाह, ये कितना एक्साइटिंग है, श्रावणी ने कहा। 3000 वीक वाटर्स गाने के नए वर्जन ने रातों रात बहुत तेजी से सारे देश के ऑडियंस को अपनी ओर खींच लिया था। लगभग पूरा का पूरा कॉलेज इसी गाने के बारे में बातचीत कर रहा था। जैसे ही पुष्कर बैठा श्रावणी ने उसके कान में एक ईयर प्लग लगाया और वो गाना प्ले कर दिया। मैंने इसे पहले भी 2 बार सुना था। पुष्कर ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने मेघा को लाइव गाते हुए बहुत सुना था, लेकिन उसने इसे अपने मोबाइल फोन पर कभी नहीं सुना था। श्रावणी ने धीरे से अपने चेहरे को रिदम में घुमाया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेघा इतनी खूबसूरती से गा सकती है। इस लाइन को सुनो, वाह, ये नेजल साउंड इतनी देर तक कैसे गुनगुनाई जा सकती है? क्या उसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है? क्या इसे बाद में गाने के साथ जोड़ा गया है? नॉर्मल लोग अपनी नेजल साउंड को इतनी देर तक नहीं खींच सकते। मेघा सच में एक टैलेंटेड म्यूजिशियन और एक टैलेंटेड लड़की है। पीछे वाले मोटे लड़के ने भी अपना सिर उठाया और कहा, हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमारी स्कूल ब्यूटी का गाना कितना पावरफुल है। ये बहुत सैड सॉन्ग है। मुझे लगता है कि मैं अंकिता मैडम को छोड़कर अब से अपनी स्कूल ब्यूटी का फैन बनने जा रहा हूं। पुष्कर, क्या तुम स्कूल ब्यूटी मेघा को जानते हो? उसने पिछली बार तुमको अपना मोबाइल फोन भी दिया था। तुम्हारा उसके इतना क्लोज होना मुझसे सहन नहीं होता। तुम उसे मुझसे कब मिलवाओगे? अगर मैं उसके साथ फोटो ले पाया तो मुझे जिंदगी में फिर कोई रिग्रेट नहीं रह जाएगा। मौका मिलने पर उसे मिलवा दूंगा। जब पुष्कर ने मोटे लड़के की शक्ल देखी तो ऐसे ही कह दिया, ठीक है। मिलने के बाद मुझे उससे यह भी पूछना है कि उसके लिए ये गाना किसने लिखा है। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन सच में एक ही इंसान की है। उन दोनों में केवल दमयंती यही नाम है, इसीलिए वो जरूर एक लड़की होनी चाहिए। कितनी अजीब बात है कि उसके बारे में ऑनलाइन कुछ भी नहीं मिल रहा। मोटू ने अपने फोन पर पेज स्वाइप किया, लेकिन दमयंती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुष्कर का मुंह इरिटेट होने की वजह से हिलने लगा। वह समय मोटू को लात मारना चाहता था। डैम इट, वो इंसान जिसने लिरिक्स और म्यूजिक दिया है वह तुम्हारे सामने बैठा है और तुम क्या चाहते हो? पुष्कर ने मन में कहा। क्लास दोपहर तक चली, यहां तक कि दोपहर के समय कैंपस रेडियो ने भी ये गाना बजाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यहां तक कि 3000 वीक वाटर्स को भी सभी मेजर लिस्ट में जगह मिली थी और ये सब केवल एक ही दिन में हुआ था। मेघा तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी ही, लेकिन अब वह और भी ज्यादा पॉपुलर थी और पूरे स्कूल में एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। यहाँ तक कि जूनियर क्लासेस के क्लासमेट भी मेघा को देखने और चुपके से फोटोज लेने के लिए उनकी क्लास में आए थे। कैंटीन में खाना खाने के लिए लाइन में खड़े होने के दौरान पुष्कर के बगल वाली लाइन में श्रावणी थी। उसने आश्चर्य से कहा, पुष्कर, तुम कैफेटेरिया में खाने के लिए क्यों आए? ये एक रेयर सीन है। वैसे मैं सोनिया के साथ खाना खाना चाहती हूँ, क्या तुम भी आना चाहते हो? वो वहां किसी पर है। जब पुष्कर ने सोनिया को कैफेटेरिया के कोने में खाली बैठे देखा तो वह बस सिर हिलाकर रह गया।
हालांकि मैं रोज रोज कैंटीन में नहीं आता हूं, फिर भी खाने की जरूरत तो मुझे भी होती है, पुष्कर ने मजाक करते हुए कहा। थोड़ी देर बाद पुष्कर अपना खाना लेकर सोनिया के सामने बैठ गया, लेकिन सोनिया ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह अभी भी स्मूथ टेबल टॉप को घूर के देख रही थी। इस वक्त वह बिल्कुल सफेद रसगुल्ले जैसी लग रही थी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारे दादाजी दुखी होंगे? पुष्कर ने हल्के से कहा। आह पुष्कर, ये तुम हो? सोनिया पहले तो चौंक गई और अपने ध्यान से जाग गई। जैसे ही उसने पुष्कर को देखा, आखिरकार उसके होठों पर मुस्कान आ गई। श्रावणी मुस्कुराते हुए आई। पुष्कर, इतने समय के बाद भी तुम्हारे पास सोनिया को हंसाने का मैजिकल तरीका है। सोनिया ने ऊपर देखा और मजबूरी से मुस्कुराई। श्रावणी जो खाना लाई थी उसके लिए उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। पुष्कर ने कहा, मैंने तुम्हें जो कार्ड दिया था उसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे लिए काफी हैं। अगर तुम अभी भी अपने सर्वाइवल करने के लिए बाहर में पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के लिए तुम उस कार्ड को अपने पास रखना। मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, उन्होंने शायद किसी और को काम पर रख लिया होगा, सोनिया ने हल्के से कहा। पुष्कर ने अपनी चम्मच रोकी और कहा, क्या तुम भूल गई हो कि मैं उस बार का मालिक हूं? ओह हाँ, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो मैं जरूर जाऊंगी। लगता था सोनिया को अभी अभी याद आया था। पुष्कर ने चुपचाप आह भरी। सोनिया ने अभी कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था और पुष्कर के लिए उसे बार में एक अच्छी पोजीशन दिलाना इम्पॉसिबल था। ज्यादा से ज्यादा वह केवल उसका पेमेंट बढ़ा सकता था और काम का प्रेशर कम कर सकता था। आखिरकार उसे अभी भी पढ़ाई पर ध्यान देना था। पुष्कर ने उसे काम करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि वह बिजी रहे और दिन भर बेकार की बातें सोचना बंद कर दे। बिल्कुल, मेरे बार में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हारे कोई क्लासमेट्स हैं जो पार्ट टाइम काम करना चाहते तो तुम उन्हें भी अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब है, इसलिए अपनी पढ़ाई को इफेक्ट मत होने देना। मैं पहली बार में तुम्हारे लिए बात कर चुका हूँ, तुम बस वहां चली जाओ। साथ ही तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी की बहुत सारी यादें हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम वहां रहने के लिए अभी वापस ना जाओ, पुष्कर ने कहा। श्रावणी ने पुष्कर को घूर कर देखा और कहा, पुष्कर, क्या तुम इस बात का जिक्र करना बंद कर सकते हो? पुष्कर इस बात को कैसे अवॉइड करे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। ये बात अब हो चुकी है, ये लाइफ में याद रखने लायक एक हिस्सा है बस। जो लोग जिंदा हैं उन्हें इसका सामना करना चाहिए, इस सच्चाई का सामना करना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए हिम्मत के साथ। तुम्हें अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझे रूथलेस कह सकती हो, लेकिन कोई भी तुमको इस तरह डूबते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते कि तुम इस तरह से रहो। अगर तुम्हारे पास फिलहाल रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास बहुत जगह है। तुम्हारे साथ रहने चलो। सोनिया ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। श्रावणी ने चम्मच उठाई और पुष्कर को मारने ही वाली थी और कहा, अब तुम मार खाने वाले हो। तुम सोनिया को अपने साथ कैसे रहने दे सकते हो? वह मेरे साथ रहती है, मेरे साथ ही रहेगी। तुम्हारे दिमाग में बढ़िया आइडिया है, तुम्हारे साथ रह लो, चल हट। पुष्कर ने कंधे उचकाए और कहा, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे दादाजी मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गए थे। मैंने तुम्हारे दादाजी से तुम्हारी देखभाल करने का भी वादा किया था। मैं तुम्हारा अपनों की तरह बहुत ख्याल रखूंगा। अपनों की तरह? श्रावणी ने पुष्कर की ओर देखा, फिर हैरान हो गई और सोनिया की ओर देखा और सदमे में कहा, तो क्या मैं अब से तुम्हें पुष्कर भाई कहेगी? पुष्कर भी हल्के से मुस्कुराया और बोला, एक बार बोलकर तो देखो। सोनिया का नाजुक और सुंदर चेहरा थोड़ी देर के लिए लाल हो गया। उसने श्रावणी को अजीब तरह से देखा, अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ा शर्माते हुए बोली, पुष्कर भाई। पुष्कर ने खुश होते हुए उस नाजुक और गोरे चेहरे पर गहरी नजर डाली। कभी कभी कोई वादा जिंदगी भर का वादा बन जाता है। दोपहर में स्कूल के बाद पुष्कर विदा लौट आया। प्रभाकर महेंद्रू की जगह मिस्टर आनंद महेंद्रू और उनके 5 लोगों का ग्रुप सभी वहां आ चुके थे। उनके साथ माजिद, रंगा और टाइगर भी थे। हालांकि आखिरी वाला उतना फैमिलियर नहीं था, पुष्कर उसे बस शक्ल से जानता था। वह मारीश था जो मुक्केबाजी की ट्रेनिंग देता था। उस समय उसका एक हाथ टूट गया था और उस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। मिस्टर आनंद महेंद्रू एक अच्छे इंसान थे। अभी उन्हें पता नहीं चला था कि पुष्कर क्या करने वाला था, इसीलिए जो लोग आए थे वे सभी उसके अपने लोग थे, कोई भी बाहरी आदमी नहीं था। पुष्कर अब उनके सामने पुष्कर का स्टेटस बदल चुका था।
पुष्कर को देखने के बाद उन्होंने उसे तुरंत नमस्ते कहा। यू आर वेलकम, अंदर आओ। पुष्कर उन लोगों को विला में ले गया। पुष्कर उन्हें बैठने के लिए कहने के बाद बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे पर पहुंचा। मिस्टर महेंद्रू, वैसे इस बार आपके बेटे को ढूंढना मेरे लिए ज्यादा सही होगा। आखिरकार इस बार हम बिजनेस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर माजिद, आपको भी कई पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आए और मेरी अच्छी दवाइयों को पर्सनली इस्तेमाल करें। मिस्टर महेंद्रू मुस्कुराए। महेंद्रू परिवार का बिजनेस इतना बड़ा था कि इसमें उनके बच्चों का पूरा योगदान था। वैसे तो वह पारिवारिक मामलों की शायद ही कभी परवाह करते थे। अगर पुष्कर ने इस बार उन्हें पर्सनली नहीं बुलाया होता तो वह यूं ही बाहर नहीं जाते थे। पुष्कर के लिए मुझ जैसे बूढ़े आदमी को यहाँ आने के लिए कहना जरूर कोई बड़ी बात होगी, है ना? मैं तो सोच रहा हूं कि पुष्कर के पास मेरे लिए कौन सी अच्छी चीजें हैं। पुष्कर ने उन्हें एक एक करके देखा, जैसे कोई डॉक्टर मरीजों को देख रहा हो, और कमेंट किया। एक सैनिक के रूप में मिस्टर महेंद्रू को अपने पूरे जीवन में कई पुरानी चोटें और बीमारियां हैं, और मिस्टर माजिद को भी पिछले कुछ सालों में बहुत सारी चोटें लगी होंगी। आप सभी के शरीर पर देखा जाए तो चोटें हैं। मेरे पास यहाँ एक स्पिरिचुअल नरिशिंग लीफ है। अगर आप इसका एक टुकड़ा खाएंगे तो यह अच्छा असर करेगा। इसे आजमा कर देखिए। पुष्कर ने मेज पर कुछ क्रिस्टल की पत्तियां रखी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सभी की ओर देखा। मिस्टर महेंद्रू और बाकी लोग प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह लग रहे थे जब उनका स्कूल टीचर उनके घर आ जाए। उन सभी ने पुष्कर को चुपचाप देखा और फिर अजीब पत्ते को देखा। उनके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट की लहर थी। ये पत्ता खाने से कोई असर होगा? मिस्टर महेंद्रू को इस तरह की चीजें देखने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले पत्ता उठाया और पूछा, इसे आजमाने के बाद आपको पता चल जाएगा। पुष्कर ने और कुछ नहीं कहा। माजिद और बाकी लोगों ने पुष्कर की मैजिक ट्रिक्स देखी थी, जैसे हाथ में आसमान की बिजली पकड़ना, इसलिए तो वो उसे भगवान मानते थे। इसलिए उन्होंने भी एक पत्ता उठाया। वे सभी जानते थे कि पुष्कर उनके साथ लापरवाही से मजाक नहीं करेगा। बस ऐसे ही खा ले। रंगा ने अपने चेहरे को हिलाया और वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। यह सिर्फ एक पत्ता था, गोली नहीं। क्या यह सचमुच काम का है? अनएक्सपेक्टेडली इसे खाने वाले पहले आदमी मिस्टर मारीज थे। आखिर वह भी एक योद्धा थे। उनके पास भी कई जादुई शक्तियां थी। उन्हें तुरंत पता चला कि यह पत्ता नॉर्मल नहीं था, और उन्हें हल्का महसूस हुआ कि इस पत्ते के अंदर की स्पिरिचुअल पावर कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये पत्ता देखने में नॉर्मल लगता था, लेकिन मुंह में जाते ही पिघल जाता था। मारीश को इसे निगलने केवल 1 मिनट से भी कम समय हुआ था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और खौफ में अपना पेट पकड़ लिया। हे भगवान, ये किस तरह का पत्ता है? इसका इफेक्ट अभी तक आपने पूरी तरह से महसूस नहीं किया है, पुष्कर ने कहा। पुष्कर अभी भी उस आत्मा को पोषण देने वाली पत्ती को लेकर बहुत संतुष्ट था। इस धरती पर जो भी आत्मा को पोषण देने वाले पत्ते को खाएगा वह इसकी शक्ति को निश्चित रूप से महसूस कर सकता है। ये पत्ता बॉडी बनाने वाली गोली के बराबर है। आइए सब लोग इसे एक साथ खाते हैं। पुष्कर ने सामने नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, क्या होने वाला था वो पत्ती खाकर? क्या वो सभी अमर होने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।